अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। कई बार होता ही है कि शो आपने कुछ प्लान किया होता है, लेकिन 5 मिनट में कुछ ऐसे होता है कि उसका पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है। आज हमारे साथ वही हुआ। बात तो हमने पॉलिटिक्स पे ही करनी थी और करेंगे भी, इन्हीं चीज़ों पे करनी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई आज कुछ देर पहले। फिर नोटिफिकेशन भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया है, 9 मेंबर बेंच, और वो कल उसकी हेयरिंग भी थर्सडे को रख दी है। इसको ये बेंच है 9 मेंबर बेंच, जो 3 पिटिशंस आई हुई थी इस मामले में कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। और जैसे आपको पता है कि अब तक बड़ा क्लियर स्टांस आ गया गवर्नमेंट का, आर्मी का, कि 9 में के जितने जिम्मेदार हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। और गवर्नमेंट ने तो एंड में आके नो लेस दैन द डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले रेजोल्यूशन भी पास करवाया, जिसमें पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ट्रायल होना चाहिए। और उसमें खाली 9 मई के लोगों का नहीं था, उसमें पार्टी चेयरमैन का भी जिक्र था कि उस पार्टी और उसके चेयरमैन का भी ट्रायल होना चाहिए। तो अब ये चीज़ बड़ी गर्म हुई थी कि खान साहब का भी ट्रायल आर्मी कोर्ट में ही होगा। और आज भी खबरें छपी हुई हैं कि कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर, जो लंदन में इस वक्त नवाज शरीफ साहब को मिलने गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा और ये देखा जाएगा और कि मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा या नहीं होगा। मगर कानून के मुताबिक, कानून में तो गुंजाइश है, लेकिन कल जब मूव किया इन्होंने, जस्टिस ख्वाजा साहब ने, जो जवाद ख्वाजा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब यही पिटीशन मूव की तो अब देखा जा रहा था कि इसमें डेवलपमेंट होगी। और हमने कल भी आपसे बात की थी कि ये केस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके जो अगर मिलिट्री कोर्ट्स को रोक देती है ये सुप्रीम कोर्ट, तब भी उसकी रेमिफिकेशंस हैं, अगर नहीं रोकती तब भी रेमिफिकेशंस हैं। इसी बात से हम सिलसिला शुरू करेंगे। पहले मैं गेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ, फैसल वावडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, वो हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन करेंगे भी सायरा बानो, मेंबर नेशनल असेंबली GDA। मुर्जा अली शाह से भी लंदन में बात करेंगे ताकि लंदन में क्या हो रहा है। लेकिन मैं फैसल आप सबकी इजाज़त से, हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है इरफान कादर साहब ने, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। कादर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ज़रा पहले आपको बेंच सुना दूँ। हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब उम्मत राब बिंदयाल साहब, फिर इसमें मेंबर हैं काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाइया आफरीदी, सैयद मज़ार अली नकवी साहब एंड जस्टिस आयशा मलिक। तो कुछ लोग अभी से शुरू हो गए हैं कि जी ये 1 2 ये शायद 6-3 वाला बेंच है, या ये वाकई एक 9 मेंबर बेंच है जो आपके ख्याल में बिल्कुल मेरिट पे होगा, बिकॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। अब जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस ने जो अपने मसलक के जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा रखी है। दूसरी बात ये है कि ये जवाद ख्वाजा जो हैं ये पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, और आर्टिकल 6 जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वो कहता है कि जजेस जो हैं वो लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, और ये डायरेक्टली लिटिगेशन में गए हैं। अब सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या रिटायर्ड जज जो है वो आप उसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पाबंद कर सकते हैं? तो मेरा जवाब इसमें ये होगा कि बिल्कुल उसको पाबंद करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हेफ्टी पेंशन और पर्क्स लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और जजेस को इस तरह के मामले में असरअंदाज नहीं होना चाहिए। खास तौर पे ये चूंकि काफी सीनियर जज थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, तो बहुत सारे जजेस जो अब भी हैं वो इनके इन अ वे मरूने मिन्नत भी हैं बहुत सारी चीजों में। और जहाँ पे कि आप ये एक फिड्यूसरी रिलेशन रखते हैं इन बहुत सारे जजेस के साथ, और फिड्यूसरी रिलेशन वो होता है जहाँ कि आप किसी को विल को डोमिनेट कर सकें। और ऊपर से ये जो उन्होंने चैलेंज किया, वायरीज को चैलेंज किया, उन्होंने वायरीज मीन्स के लीगैलिटी को चैलेंज किया है, आर्मी एक्ट के कुछ प्रोविजंस की। आर्मी एक्ट राइजुल वक्त कानून है, पिछले तकरीबन 70-72 सालों से ये एक राइजुल वक्त कानून है। 70 साल इसको हो गए हैं, 70 साल में तो किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो इट्स टू लेट इन द डे कि लेकिन सर खाली इन्होंने तो नहीं किया ना, इससे पहले इमरान खान भी कर चुके हैं, एतजाज एहसन साहब भी कर चुके हैं, वो तो उन्होंने क्लब कर दी हैं सारी अब चीजें। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये अब जो चैलेंज किया, जो रिसेंट चैलेंज है, और फिर एक और बात है कि ये जो चैलेंज हो सकती है 184(3) में, ये एग्रीव्ड पर्सन कर सकता है, ये एग्रीव्ड नहीं है, इसलिए कि 184(3) जो है उससे पहले जो अल्फाज लिखे हैं, दिस इज ये विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 है। इसका मतलब है कि
199 में सिर्फ को वारंटों की रिट फाइल हो सकती है, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी शख्स। लेकिन यहाँ पे जवाद ख्वाजा जो है उनके खिलाफ फौज ने कोई एक्शन नहीं किया, वो खुद एग्रीव नहीं है। और अगर डायरेक्टली एग्रीव ना हो एतजाज अहसन साहब भी और दूसरे साहब भी, क्योंकि खुद एग्रीव नहीं है, ये मेंटेनेबल। लेकिन सर 184(3) आप मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में तो ले सकते हैं ना, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट इशू तो है। मैं बताता हूँ आपको, मुझे जब 1 मिनट दे, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। 184(3) की लैंग्वेज पढ़े, उसमें लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199, यानी वो जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 199 से ज्यादा नहीं है। और ये जब लॉ को स्ट्राइक डाउन करते हैं तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं रिट ऑफ सर्शियोररी। सर्शियोररी में लिखा हुआ 199 में कि एग्रीव्ड होना जरूरी है, लेकिन को वारंटों की जब जहां बात आती है वहां एग्रीव्ड होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि एग्रीव्ड होना भी जरूरी है, और जवाद ख्वाजा और एतजाज अहसन साहब और दूसरे असाब जो हैं वो एग्रीव्ड नहीं है इस मामले में। और ये जिस तरह से एंटरटेन हुई है और जिस तरह से ये पिटीशन आई है, ये को बड़ी अजीब। लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो एग्रीव्ड है ना, उनके ही पार्टी में, और उनके बारे में बात हो रही है कि उनके लोगों को पीटीआई में, तो फिर मालिक साहब अगर वो एग्रीव्ड है तो वो तो पिटीशन बने ही नहीं है, वो तो खुद नहीं आए ना सामने। नहीं, उनका है ना, एक पिटीशन तो उनकी आई भी है ना। हाँ, उनकी एतजाज अहसन की आई भी, फिर इमरान खान नियाजी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो आई भी है ना। मैंने मान ली आपकी बात, मैंने मान ली। तो वो भी अगर आई है तो वो अब इतने सालों के बाद आज आ रहे हैं ना, वो क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आए थे? तो ये मुझे बताएं कि हम जब भी सुनते हैं हमें बताया जाता है जी ऑर्डिनेंस 1952 वाला के तहत, फिर बाद में उसको दोबारा रिवाइव कर दिया मुशर्रफ गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। तो क्या ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूल कर देती है कि वो जो सेक्शन अप्लाई जिसको हमें बताया गया और हमने पढ़ा भी उसमें कि जी अगर सिविलियंस अटैक करेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह पे और म्यूटनी को फ़रोग देंगे व्हाटएवर, तो फिर उन पे ये इन्वोक हो जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है, और कह तो सकती है सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आप लोगों के पास क्या रिकोर्स होगा? ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इस पे बड़ा ये रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इससे क्लैरिटी आएगी जो आपने सवाल किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2829 लोग जो हैं सिविलियन ऑलरेडी वो सजा हो चुके हैं कोर्ट मार्शल में माजी में। तो लिहाजा चूंकि ये ऑलरेडी ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसलिए अब अगर कुछ करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगी कि ये सिविलियंस जिन्होंने डायरेक्टली GHQ पे भी अटैक किया, जो कोर कमांडर के घर में भी घुस गए, जो आर्मी इंस्टॉलेशंस में भी चले गए, जिन्होंने इमलाक को आग भी लगाई, तो इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि ये काफी मुश्किल होगी। इन एनी केस मामला चूंकि अब बेंच के पास है, और बेंच में चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच इस तरह से जरूर बनाया कि उनके मसलक के जजेस ज्यादा हैं, लेकिन ये टेस्ट है हमारी जुडिशरी का, इस वक्त देखते हैं कि वो इससे कैसे ओहदा बरा होते हैं। लेकिन अभी एक मुझे याद है, वो जनरल साहब के एक बेटे थे जिन्होंने खत लिखा था और जनरल बाजवा के अगेंस्ट, और उनको 5 साल सजा, वो सिविलियन थे और उनको 5 साल की कैद हो गई और अभी तक उनकी अपील नहीं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो प्रेसिडेंट है उसको अपील को ना भी सुनना, क्या वो फिर तो गवर्नमेंट के हक में नहीं जाएगा कि उस चीज को चैलेंज नहीं किया हुआ, या उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया उठा के? एग्जैक्टली यानी ये किस्म का पॉलिटिक्स हो रही है पिटीशनर्स की तरफ से भी कि सियासी डिफरेंसेस अपार्ट, बावजूद बड़े बड़े सियासी डिफरेंसेस के माजी में कभी भी फौज के इलाकों में फौज की तनसीबात पे इस तरह का धावा पिछले 75 साल में पाकिस्तान में नहीं इस तरह बोला गया कभी। अच्छा, लेकिन एक चीज बताएं, पॉलिटिक्स एक तरफ से नहीं हो रही ना। आज ऑर्डर आ गया, वो नोटिफिकेशन आ गया प्रेसिडेंट साहब का जस्टिस फैज ईसा की अपॉइंटमेंट का, जो सबको पता था कि 17 से चीफ जस्टिस बनेंगे। हमने लिस्ट निकाली पुरानी, जब साकिब निसार का ऑर्डर आया तो वो 24 दिन पहले आया उनके ऑफिस से ज्यूम करने से। आसिफ सईद खोसा साहब के वक्त सिर्फ 16 दिन पहले आया। जस्टिस गुलजार का भी करीबन 16 दिन पहले आया। जस्टिस उमर अल्ताफ बिंदयाल का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया सिर्फ 25 दिन पहले आया, सेम मंथ। फायज ईसा साहब का 87 दिन पहले, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर ऑर्डर निकालने की लॉजिक समझ नहीं कि अचानक इतना क्या। ये तो या क्या गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही थी कि सबको कि भैया ये बंदा जा रहा है, ज़्यादा जज्बाती ना हो, इनके साथ अलाइन ना हो, क्योंकि ये अब ही इज गोइंग आउट, सो लेट देयर बी नो डाउट। ये 90 दिन पहले इनका ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी आज फायज ईसा साहब की अपॉइंटमेंट का? ये मैं आपको बता दूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो है इससे बहुत पहले हो गया था।
जब नाज़िम सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस अभी थे और उनको काफी महीने रहते थे, इससे ज्यादा टाइम रहता था उनके रिटायरमेंट को, तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का हो गया था, लिहाजा ये प्रेसिडेंट मौजूद है। अब आपकी जो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत क्या मैसेज देना चाह रही है, तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत ये मैसेज देना चाह रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो अपनी मर्जी के बेंचेस ना बनाएं और उस पर कुछ कवानीन आ गए हैं और उसकी जो वायलेशन है, अगर हुकूमत के ज़हन में वो है कि वो वायलेशन जो है किसी तरह से उसका कोई सद्देबाब हो सके, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि क्योंकि जब वो कहा जाता है कि जब आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो होता है, वक्त के साथ साथ आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ, जजेस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो नए चीफ जस्टिस की तरफ फिर देखना सर इसका फुल कोर्ट आपके ख्याल में क्या इसका फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए इस मुकदमे का? जी बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए था इसमें, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, ये बहुत अहम चीज है और इसको इस तरह से 9 जजेस के साथ, लेकिन शुक्र है कि एटलीस्ट दूसरे 3 जजेस तो आए हैं ना, एक जज भी अगर आ जाए जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो तो प्रोसीडिंग्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कितने दिन आपके ख्याल में केस कितने दिन चलेगा आपके ख्याल में, और कितनी जल्दी इसका फैसला हो सकता है? मैं समझता हूँ ये केस 2 से 3 दिन से ज्यादा चलना नहीं चाहिए। वहां पे क्या आपने को PhD करनी है इन सारों ने वहां बैठ के? लॉ बिल्कुल स्ट्रेट है, क्लियर है, लॉ की एप्लीकेशन माजी में होती आई है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, एक वकील जो है एक दिन में दे, दूसरा दूसरे दिन में दे, ये जो इतने दिन चलता रहता, सारे केसेस इल्तवा में पड़े रहते हैं, ये तो बजाते खुद मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती है, जुल्म है हसूल इंसाफ के लिए कि लोग इंतजार करते रहें और ये एक केस में अफलातूनियत होती रहे। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ये फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अपील वगैरह का क्या ऑप्शन होगा? इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये तो अगेंस्ट पिटिशंस है ना, लॉ ले, बिकॉज ये 184(3) तो नहीं है। देखें ये 184(3) तो नहीं है, ये तो 3 पिटिशंस दी उन्होंने लगा ली हैं। नहीं मैं समझ गया हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है ना, गवर्नमेंट लॉ ले आएगी, क्लैरिफाई कर देगी कि ये जो इन्होंने जो वजाहत किया ये गलत है, लेजिस्लेटिव जजमेंट आ जाएगी। लेजिस्लेटिव जजमेंट का टकराव जिस वक्त होता है जुडिशल जजमेंट से, तो फिर जूरिस्प्रूडेंस का मुकाबला लेजिस्प्रूडेंस से होता है और जिधर ज्यादा प्रूडेंस होती है उसकी बात मानी जाती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आपके खिलाफ आया, गवर्नमेंट के और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आया, तो नई कानून साजी लाई जाएगी और ये मामला क्लियर कर दिया जाएगा? नई कानून साजी भी लाई जा सकती है और अगर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं इसको, और वो गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल भी एडवाइस कर सकते हैं, लॉ मिनिस्टर भी रूल्स ऑफ बिजनेस में एडवाइस कर सकते हैं कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने कई दफा एडवाइस किया, एज अटॉर्नी जनरल मैंने एडवाइस किया कि ये कानून के मुताबिक फैसले नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के और उन पर फिर अमल नहीं हुआ था। जब मैं अटॉर्नी जनरल था हमने नहीं अमल करने दिया था इस तरह के फैसलों पर। इरफान काजी साहब बहुत शुक्रिया। फैसल, आई स्टार्ट विद यू। हम प्रोग्राम से पहले भी बैठे बातें कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मुझे बताएं कि क्या ये फैसला हो गया है इस्टेब्लिशमेंट का कि आर्मी ट्रायल होगा चेयरमैन PTI का? शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, फैसला क्या हुआ है इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने लोग अभी तक पकड़े गए जिनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी 9 मई की, उन सब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लिया कि हमें डायरेक्ट हिदायत है, उनके वॉइस नोट, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, तो जो सबूत और शवाहिद हैं वो तो मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि चलें अगर आपने तनसीबात भी जला दी थी, तोड़ दी थी, शायद उसमें कहीं कोई लचक होती, लेकिन जो आप शोहदा की कब्रों तक और उनकी बेहरमती तक पहुँच गए, तो आपने सोसाइटी में एक जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की, और नेचुरली पोलराइज तो थी हमारी सोसाइटी ऑलरेडी। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर वो बहुत इमेंस प्रेशर है। अगर आप इमेंस प्रेशर तो है, लेकिन वैसे अब ये देखें कि एक बहुत बड़ा प्रेशर डोमेस्टिक तो होता है, इंटरनेशनल भी होता है। जब भी आप सुने कि किसी पॉलिटिशियन का या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, क्या इंस्टीट्यूशन वो बोझ उठाने के लिए तैयार है? देखिए, जिस लेवल की चीज़ें 9 मई को हो गई हैं ना, तो बोझ तो अब बोझ नहीं रहा। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर इन माई कॉमेंट, वो बोझ नहीं रहा। दूसरी बात ये कि देखें जी, जहाँ तक आप इंटरनेशनल पावर्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब बड़ा तजाद हो गया। एक रशियन ब्लॉक, सऊदी ब्लॉक, कतर ब्लॉक, UAE ब्लॉक, चाइना ब्लॉक एक अलग हो गया है। तो अगर हम उस डायमेंशन में जाएंगे तो उधर भी बहुत बड़ा डिबेटेबल डिस्कशन है, वो हम किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन आम पब्लिक के लिए कि 9 मई का जो वाक़या है
उसमें किसी किस्म का फैसला लेने के लिए किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को ये ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में ना हो। बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये कोर्ट नहीं करती, कोर्ट अगेंस्ट रूल कर देती, उन्होंने तो इंडिया ये दिया है कि फिर नया कानून भी आ सकता है क्लैरिफाई करने के लिए इन चीज़ों को। अगर कोर्ट कहती है कि आप नहीं कर सकते, क्या फिर हम एक नया शोडाउन देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन और कोर्ट का? हमारे साथ देखें, इरफान कादिर साहब एक बड़े ही काबिल वकील हैं और काबिल इंसान भी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रेसिडेंट सेट है, सुप्रीम कोर्ट उसकी वायलेशन या डाइवर्जन नहीं करेगी। सो ये बेसिकली एक 2, 4, 5 हेयरिंग्स हो जाएंगी। हम सुप्रीम कोर्ट का वेनम बड़ा कम हो गया है, लोग कहते हैं जी लेट गई है, तो आपके ख्याल में ये मौजूदा जो कैफियत है उसकी वजह से क्लैश नहीं करेगी? मेरा ख्याल है बस क्लैश की सूरत नहीं आएगी। आई थिंक एक फेयर कमेंट, सबकी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए आई वुड से विद इन ब्रैकेट्स के टकराव। अच्छा, ये काफ़ी सेंसिटिव बातें इसमें बात कर रहे हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा अली शाह साहब लंदन में हैं, उनको कहीं जाना पड़ रहा है। मैं चाह रहा था कि लंदन का मैं रन डाउन ले लूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम मालिक साहब। यार ये बताएं क्विकली लंदन में क्या हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान का तो आपने सुन लिया क्या हो रहा है। यहाँ तो अब 9 मेंबर बेंच बन गया, एक नया शोडाउन तैयार हो गया और अभी तक यही फैसला, पहले इस्टेब्लिशमेंट अभी फाइनल डिसीजन हो रहा था, लग ये रहा था कि ट्रायल का फैसला हो गया है पीटीआई चेयरमैन का मेरे आर्मी कोर्ट में, और हो सकता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बात हुई हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन बेंच बना के चीफ जस्टिस साहब ने कल मुकदमा भी लगा लिया है। सो नज़र ये आ रहा है कि ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है। वो तो आपको देख लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है ये बताएं। लंदन गए हुए थे अपना शाहजहां अब्बासी साहब, उनकी भी मीटिंग हुई। यहाँ पे पहले फैलाया हुआ था कि जी 15 अगस्त को शायद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मेरी तो इत्तला ये है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, 16 सितंबर से पहले तो नहीं आ रहे, और आज के बेंच बनने के बाद तो मुझे 200% यकीन है कि वो डेफिनेटली नहीं आएंगे जब तक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं। ज़रा हमें क्विकली बताएं लंदन में क्या हो रहा है। मालिक साहब, लंदन काफ़ी यहाँ पे भी अब गर्मा गर्मी मजीद यहाँ पे शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी अगले चंद दिनों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज़म तारड़ साहब यहाँ पर कल मौजूद थे। हमारी उनसे यहाँ बातचीत हुई और हमने उनको स्पेसिफिकली इसके हवाले, और नवाज शरीफ से उनकी मीटिंग के बाद उनसे बातचीत हुई जिसमें हमने उनसे मिलिट्री कोर्ट्स और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से पूछा था, जिस पे उन्होंने वो बहुत कैटेगोरिकल थे। उन्होंने ये कहा कि एविडेंस जो इस वक्त तक जो क्लासिफाइड एविडेंस है, उन्होंने ये कहा कि वो एविडेंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा, पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अभी तक क्लासिफाइड है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं उन्होंने देखा है वो ये उससे मुतमईन है। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का अगर ट्रायल करना है मिलिट्री कोर्ट्स में तो उस हवाले से फैसले का उन्होंने ये कहा कि इसमें जो कानून है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा, और ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का कानून ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ये कोई नई बात या नई प्रेसिडेंट नहीं है। और ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई को हुआ वो कोई पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं था, वो कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक प्लान दहशत गर्दी थी, प्लान दहशत गर्दी का वाक़यात थे जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री की इंस्टॉलेशन। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे ये बताओ, बात ये होती है कि जो बयान माइक के सामने होता है वो बयान हमेशा और होता है, हम जब रिपोर्टर्स बात करते हैं साइड पे खड़े होकर तो तब वो असल बातें होती हैं। उन बातों से जो हुई होंगी आपकी साइड पे पहले आगे पीछे, उससे तासुर क्या मिल रहा है कि फैसला हो गया हुआ था कि आर्मी ट्रायल होगा चेयरमैन पीटीआई का? देखिए मालिक साहब, लग तो इससे यूँ रहा है, जो हमारी यहाँ पर बातचीत हुई है कि इसमें जो मुख्तलिफ पीडीएम के लोग भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन अग्रीमेंट इसी बात पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ट्रायल और जो बाकी लोग हैं उन सब का, चूँकि ये एडर्स एंड अबेटर्स हैं, और ये कि ये सारे लोग जो इन्वॉल्व है वो इंस्पायर्ड होते हुए, लिहाजा जिस बंदे ने इंस्पायर किया उसका भी वहीं पर ट्रायल होना चाहिए। मियां साहब इस ट्रायल का फैसला होने तक वापस नहीं आएंगे? क्या मियां साहब इस ट्रायल का फैसला होने के बाद आएंगे कि इमरान क्या उनका ट्रायल होता है या उनका क्या फैसला होता है, उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मियां साहब उस फैसले का इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि मियां साहब सितंबर के बाद की डेट्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग भी जो उनकी मुशावरत जहाँ पर हुई है वो अब सितंबर के बाद का सिनारियो देख रहे हैं कि मियां साहब कब वापस आएंगे। लेकिन वो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जो भी उसकी फेट होती है उससे टाइड अप नहीं है, बल्कि सितंबर की जो डेट्स हैं जिनको आप बेहतर समझते क्यों, उसके हवाले से अब उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने कब आना, और ये डेफिनेटली सितंबर के बाद की बात होगी। जी
लास्ट क्वेश्चन, क्या शाहिद खान की कोई हुई है दोस्ती वोस्ती, कोई सुलहनामा हुआ है कि बस खाली चक्कर ही लगा उनका लंदन का? मालिक साहब, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो मीटिंग हुई है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिर्फ वो पेरिस आए थे और पेरिस से उन्होंने पैगाम लंदन भेजा कि वो खुद मिलना चाह रहे हैं। लिहाजा जी जो मीटिंग हुई है नवाज शरीफ के साथ, एक्चुअली उनका लंच हुआ है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की दरख्वास्त पर हुआ और ये उस वक्त हुआ है जब उससे पहले ये खबरें आना शुरू हुई कि मिफ्ता इस्माइल को रिमूव कर दिया जाएगा पार्टी से। ये शायद इस हवाले से खबरें आना शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं अभी मियाँ साहब थोड़ी देर में यहाँ से निकलने भी लगे, तो उनकी जो मीटिंग हुई है वहाँ पर, उसमें मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुख्तलिफ एश्योरेंसेस दिलवाई है कि जो मीडिया में उनके हवाले से बात स्टेटमेंट्स और बयानात आए हैं उन्होंने क्रिटिसाइज ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी जो लॉयल्टी है वो नवाज शरीफ के साथ और उनके साथ ही रहेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बुर्सा। सारा बानो भी हमारे साथ हैं, बड़े सब्र से वो सुन रही थी सारी बातें। खैर, सारा डेमोक्रेसी तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है पाकिस्तान में। मिफ्ता ने क्रिटिसाइज़ किया अपने फाइनेंस मिनिस्टर को तो उनको पार्टी से निकाल दिया। खोसा साहब ने और एतजाज़ अहसन ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उनकी बेसिक मेंबरशिप पीपल्स पार्टी ने उड़ा दी। तो ये तो है डेमोक्रेसी का हाल पाकिस्तान में कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप छोड़ें, अगर फर्स्ट टियर सेकंड टियर में भी बात करें तो उसकी जगह नहीं है। ये तो हालात हैं। ये आपने सारी बातें भी देखी हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मिलिट्री ट्रायल ही नज़र आ रहा है चेयरमैन पीटीआई का, और आप लोगों की जो जीडीए है वो कहाँ खड़ी हुई है इस पर? जीडीए वो बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो जो पहले आपने बात की तो उसमें ये है ना कि तेरी जुबान कुतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे ये मर्ज़ है कि तू सच बोलता है। तो बस जो यहाँ बोलेगा जुबान कुतर दी जाएगी। तो मैं अपनी स्पीच में भी भूल गई कि उनसे मैं पूछूं कि मैं तो आपकी पार्टी की नहीं हूँ, क्या मुझे इसाक डार साहब पर कोई भी तनकीद करने का हक है? तो बादशाही निज़ाम चल रहा है। जिस वक्त इन्होंने कोर्ट के लिए कहा था वन मैन शो, तो उस वक्त मेरा सवाल उनसे यही था, क्या पार्टीज़ में वन मैन शो नहीं होता? कोई भी बंदा उठ के क्या पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? यहाँ पर तो जब तक बिल्कुल वो फर्शी सलाम ना करो तो काम नहीं बनता। मैं उन दो पार्टीज़ की बात कर रही हूँ जो इस वक्त पीडीएम हुकूमत में दो बड़ी पार्टीज़ हैं। तो जमहूरियत है कहाँ? और बाकी रही ट्रायल की बात, अब मैं फिर वो कहूँगी कि मैं बोलूँगी, और वो मतलब अब जब फैसला हो ही चुका है तो फिर ये सारा कुछ क्या, ये जजिस पे बहस हो रही है, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया, सारा वो हो गया कि वो कहते हैं ना कि वो शेर, अब मैं भूल गई, बहुत जबरदस्त इसके ऊपर वो था कि मतलब कि जब छोड़ना ही है तो फिर झगड़ा कैसा, और जब झगड़ा है तो फिर छोड़ना है, कुछ इस टाइप का था। तो बस जब मान लिया, जब दिल में ठान ली, जब इरादा कर लिया, तो फिर हम लोगों को क्यों चक्कर दिया हुआ है? मतलब ये कोर्ट वो कोर्ट, पहले अल कादिर ट्रस्ट का सुना था कि उसके ऊपर उसमें टाइम लगेगा ना, वो थोड़ा सा लंबा है, उसके की प्लेयर यहाँ पे नहीं है, वो टाइम लगेगा। मालिक साहब वो नहीं होगा क्योंकि कड़ी दर कड़ी मिलेगी, बीच की एक कड़ी गायब है, उस कड़ी का हम नाम भी नहीं लेते। जब तक वो कड़ी नहीं जुड़ेगी तो आपको पूरी चेन कैसे मिलेगी? तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि हम यहाँ से तो पूछ रहे हैं, जिस बंदे ने दिए उसको बुला के पूछ लो, लेकिन हम उस बंदे से बुला के पूछ नहीं सकते। तो इसलिए वो मामला भाई ठीक है, आराम से चलेगा। तो अभी ये जो ये बात ठीक है, चले इस पे भी बात करते हैं। मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, फैसल आके मैंने आपसे पूछना है दो चीजें। एक तो क्या इलेक्शन में आपको बैलेट पे नजर आ रहे हैं चेयरमैन पीटीआई कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, रिगार्डलेस के भी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? और बिकॉज एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि ये फुल क्लैश होगा। अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद शोर वोर होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। उस पर ही बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। चले ब्रेक से पहले बात, अभी तो वो बिलावल साहब भी आ गए थे, ये ज़रा मुझे बताएं कि फिर
ये तो फैसला आसान नहीं हो गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए। पहले वो खुदा के जी फौज सोच रही है कि लीगली बनता है, होना चाहिए, आपने कहा जितना बड़ा वाकया हो गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी तो ठीक है, उनके लिए इजी नहीं हो गया फैसला। देखिए हमारे साथ एक तो ये प्रेसिडेंट मौजूद है, कानून मौजूद है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप फौज की शहीदों की चीज़ों के ऊपर, जब आप उनकी लाशों के ऊपर, उनके कफन के ऊपर, उनकी कब्र पे अटैक कर देते हैं, तो फिर इजाज़त है नहीं इजाज़त, ये सब साइड पे आती चीज़ें। फिर आर्मी का अपना एक जस्टिस सिस्टम है जिसके तहत उसको आर्मी एक्ट कह लें, आर्मी ट्रायल कोर्ट्स कह लें, फिर उससे आप उनको रोक नहीं सकते। तो इसमें देयर नो टू वेज अबाउट इट। अगर आपने एक जुर्म उस नौयत का कर नहीं, लिया अगर कि सुप्रीम कोर्ट कह दी कि उसके बाद तो नहीं कर सकते। हमारे साहब, मेरा अपना ख्याल है कि बिटवीन द लाइंस मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, वो फिर दुनिया की कोई ताकत भी, अल्लाह ताला के अलावा दुनिया की कोई ताकत फिर रोक नहीं सकती। जब फौज की आप शहदा तक आ जाए उनकी कब्रों पे और तो फिर आपको अगर ये बेहरमती कर अगर ये लें, बात यहाँ पहुँच तो गई फिर तो आपको बैलेट पे about नजर it. आ रहे हैं, बैलेट पे नजर आ रहे हैं खान साहब। देखिए अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सियासी एनालिसिस लेंगे तो मुझे बैलेट के करीब भी इमरान खान साहब अब नज़र नहीं आ रहे, नंबर एक। नंबर दो ये कि इमरान खान साहब के साथ पार्टी के लोग तो बहुत दूर की चीज़ रहेगी, लेकिन मुझे उनके साथ कपड़ों से भी ज़्यादा करीब है, उनके घर के अंदर, वो भी मुझे इस साल के आखिर में उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। और वो जब नहीं नज़र आएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरी एडवाइस होगी उनको कि वो शुक्राने की 2 नफल पढ़ें। अच्छा ये बताएं, आप शुरू में टॉक्स में इन्वॉल्व थे, आपने डीजीसी जनरल फैसल के साथ भी मुलाकातें की, और बकौल आपके आप ऑन रिकॉर्ड हैं कि खान साहब पे कहने पे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अटलांटिक काउंसिल को अभी चेयरमैन पीटीआई ने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें अमंग्स अदर थिंग्स उन्होंने बात की कि जी जब मैंने हटाया प्रेजेंट आर्मी चीफ को एज डीजी आए, तो उसके बारे में कोट किया हुआ है बिकॉज ही couldn't work with him, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों, वाई, क्यों नहीं काम कर सके थे उस वक्त जनरल आसिम के साथ बतौर डीजी। देखिए मालिक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तो मैंने कई महीनों पहले क्लैरिफाई की थी, आपको शायद याद हो, आपसे भी की थी, और वही आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने उसको मेरी बात को फर्दर इंडोर्स कर दिया। वो वही बात थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब डीजी आईएएस आए थे तो इन्होंने एक ईमानदारी का, एक नेक नियति का अपने मुल्क को, अपने वजीर आज़म को शवायद सबूत दिए थे, और उस शवायद सबूत देने पर उनको मेडल देने के बजाय, उनको सर पे बिठाने के बजाय उनको सैक किया गया था। और उनकी फील्डिंग लगी हुई थी, घर के अंदर भी लगी हुई थी, घर के बाहर भी लगी हुई थी, खास ने भी लगाई हुई थी। और ये सांप जो आजकल चारों तरफ खेल के पकड़े गए हैं अभी 2-3 दिन पहले, इस टाइप के जितने भी सारे लोग थे, इन सब ने फील्डिंग सेट की थी। और जब उनको मैंने बताया भी था कि आप ना करें ये काम, तब भी उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपने वजीर आज़म और मुल्क से गद्दारी करने को या गलत काम, बेईमानी करने को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता। जब वो सैक हुए तब मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दो। तो डिवाइन हेल्प थी, और कई सालों के बाद चेयरमैन पीटीआई ने खुद ही इंडोर्स कर दी। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन पीटीआई आप कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करने पे तैयार हूँ, क्या ये तैयार हैं बात करने पे? देखिए सर, बातचीत की और बंद गली से निकलने की चाबी जो है वो कुएं में जा चुकी है, और कुएं में जब चाबी चली जाए तो वो चाबी कोई मिलती नहीं, तो बंद गली का दरवाजा तो खुल नहीं सकता। सायरा मुझे ये बताएं, जो फैसल बात कर रहे हैं, अगर बैलेट पे चेयरमैन पीटीआई नहीं होते तो आपके ख्याल में सिलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी होगी? मानेंगे लोग या दुनिया मानेगी? मेरे ख्याल में तो नहीं। अब तो ये चीज़ मुझे तो सही मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि अगर ये इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं पाकिस्तान में, तो अब कौन मानेगा? क्या पीपल्स पार्टी मानेगी, नून मानेगी, या कौन सी पार्टी मानेगी? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये इलेक्शन होंगे क्यों। और जिस तरीके का रवैया इस वक्त चल रहा है, जो ये सो कॉल्ड जमहूरियत हम लोग बोलते हैं कि ये जमहूरियत है, मैं पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ आप बजाय पर्चियाँ डाल लेते हैं, हम लोग एक किंग चुन लेते हैं, उस किंग को बिठाते हैं और बस ठीक है वो किंग सारे मामलात चलाए। अब ये इन सियासतदानों के बस की बात नहीं है, ये एक दूसरे का गला नोचने पर आए हुए, और उसके बाद मुल्क को फिर वापस से वो होके कौन मानेगा? मुझे बताएं कि अगले फिर इलेक्शन के बाद 3 साल तक आप ये रोना सुनने के लिए तैयार हैं कि धांधली होगी, एक दूसरे के कपड़े नोचेंगे या वो करेंगे? अरे भाई, हमने तो मान लिया गुरु हैं आप, जो करना है आप कर लीजिए। मैं तो कह रही हूँ किंग्स पार्टी बनाने के बजाय एक किंग बिठाते हैं हम, और हम सुबह शाम उसको सलाम करेंगे, क्योंकि दरबारी तो हम वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल मुझे एक चीज़ बताएं, क्या अगर चेयरमैन पीटीआई की कन्विक्शन नहीं होती इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या उसके बाद इलेक्शन होते नज़र आते हैं उसके बगैर? और अगर ये कन्विक्शन होती है तो ये तो
इतनी स्पीडी कन्विक्शन तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में और इस केस में हो सकती है, बाकी केसेस तो लंबे हैं, चाहे अलकादर है चाहे दूसरा, उसमें टाइम लगेगा, एक प्रोसेस का एक मिनिमम टाइम लगेगा। तो अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, फॉर एग्जांपल, आप कहते हो नहीं होगा, लेकिन अगर रोक दी तो फिर तो सारे प्लान ही उल्टे सीधे हो जाएंगे ना। बस कोई चीज़ उल्टी सीधी नहीं होगी, अब सब हर चीज़ सीधी सीधी चलेगी, बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी, ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी। कन्विक्शन इसलिए नज़र आती है दीवार पे लिखी हुई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनसे ऐसे काम और जराइम करा दिए गए हैं जिनके शवाहिद और चीज़ें मौजूद हैं। अब वो स्पीड, इस मुल्क के अंदर स्पीड, कई काम जो 10 साल में नहीं होते वो 10 मिनट में आते हैं, और जो 10 मिनट का काम है 10 साल में आते हैं। तो इसको छोड़ दें, अब वो डिबेट ख़त्म होगी और मेरे ख्याल से चेयरमैन पीटीआई ने रियलाइज़ कर लिया है कि जो हमाकत, गलतियाँ और वो बेवकूफ़ियाँ कर बैठे हैं और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सारे निकल गए, ख़ास सांप कीड़े, गटर कीड़े और उनके अपने घर के लोग, उनको अंदाज़ा हो गया और अब तो घर में भी बहुत टेंशन है। तो उस मुताबिक मैं समझ रहा उन्होंने, मतलब देखिए हमारी सब कुछ चीज़ें हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, कपड़ों से करीब लोग भी इस साल से पहले आखिर से निकल जाएंगे और उस वक्त उनको 2 शुक्राने नफल के पढ़ने चाहिए कि उनकी जान छूटी, लेकिन उनको बहुत क्लैरिटी से एहसास है। बड़ी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो हमेशा सेंसिटिव बात करता हूँ, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। तो भाई साहब, मेरा अपना ख्याल है कि उनको भी खुद एहसास है, जिस स्पीड से वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं और बातचीत के लिए बात करें, ही अंडरस्टैंड्स कि ट्रेन जा चुकी है, चाबी कुएं में घुस चुकी है, पार्टी टूट फूट गई है, 22 साल की मेहनत तबाह बर्बाद हो गई है और जो भयानक चेहरे हम पीडीएम के अंदर देख रहे थे वो आज बेहतर लगने लगे कि वो उससे गंदा और घटिया और भयानक काम हम कर बैठे, मेरी साहब पार्टी कर बैठे। अगर ये बहुत से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह पॉलिटिकल ये चेस बोर्ड खुल रहा है, कहीं पे अभी हमें नहीं पता कि परवेज खटक साहब का क्या चल रहा है। मेरी इत्तला तो ये है कि वो इवन जेयूआई और पीपल्स पार्टी दोनों से भी बात कर रहे हैं और वो भी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, वो अपना ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, एक जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया है। इसी तरह हमें नज़र आएगा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हमें इस इलेक्शन में आते नज़र आ रहे हैं, जो शुरू में आज़ाद होंगे, बाद में मुक़य्यद कर दिए जाएंगे किसी एक खास तरफ, लीडर्स विदाउट वोटर्स। हाँ, तो अगर ये लीडर्स विदाउट वोटर्स वाला सीन सारा बनता है या नहीं बनता, तो क्या जो ये सब कुछ कर रहे हैं, पुश कम्स टू शव, मैं अब आपकी टेक ले रहा हूँ, आपकी फीलिंग, बिकॉज आप बहुत उठ बैठ रहे हैं, क्या वो अल्टीमेट स्टेप लेने की भी के लिए भी तैयार हैं कि अगर कुछ ना हो तो लार्जर नेशनल स्ट्रेस खुद भी अगर सामने आना पड़ा तो आने पे तैयार हैं? मेरे ख्याल उस नहज तो चीज़ें जान ही नहीं, अगर चली गई। देखिए, आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूँ, अगर चली गई तो सर देखिए, ना ये मुल्क टूटेगा, ना ये डिफॉल्ट होगा, ना ये गिरेगा। इसमें हर चीज़ जो है उसमें मुल्क बालातर है, उससे नीचे जो है वो कुछ हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज। तो आप कह रहे हैं कि हर प्लेयर हर हद पे जाने पे तैयार है? बिल्कुल, पाकिस्तान की जब बात आ जाएगी तो बिल्कुल इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं, जो एक इंटरनेशनल ब्लॉक बन गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। वो और डिबेट है कि आपके जिन लोगों के फ्रेम अपने टेढ़े हैं, वो मुल्क का फ्रेम सीधा करने निकले हैं। जो मैं देखता हूँ टीवी के ऊपर 5-7 शक्लें जो चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, कोई कान से सुन नहीं सकता। परवेज इलाई साहब क्या फोन से फोन आंख से फोन नहीं बोल सकते। सुने, परवेज इलाई साहब ने भी कोई मशवरा दिया बातचीत का? सर, परवेज इलाई साहब का मेरा इशू ये है कि सर मोनस और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैं बहुत एहतियात से उसके लिए बात करता हूँ। चले, आप पूरा सच नहीं बोलते, आधा बोल दें। बस सर, अब वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। क्या चाह रहे हैं? वो आपसी चाह रहे हैं, वो नहीं हो रही। He wants to even quit PTI, but it's not possible anymore. वो क्विट करें ना करें, doesn't matter. तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो? अब सर वो लेट है, वो करें भी और नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। सायरा, अगर ये आखिरी बात मुझे बताएं, अगर ये चीज इलेक्शन भी ना हुए और उससे आगे चली गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जो भी नया निज़ाम होगा उसमें शामिल हो जाएंगे? हमेशा ऐसे ही होता है, हर जमात मुल्क के वसी तर मुफाद में, वसी इससे भी लंबा करती, लेकिन प्रोग्राम का वक्त आपका कम है, तो वसी तर मुफाद में यही वो होते हैं। मतलब एक ये फेस सेविंग और बड़ा अच्छा फिक्रा है सियासतदानों के पास, मुल्क के वसी तर मुफाद इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा जी? तो जैसे अभी वाडा साहब ने कहा कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वाडा साहब प्लीज, लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं। मेरे आसपास आप जरा जाकर लोगों के उठ बैठ कर देखें, लोग बेचारे डिफॉल्ट कर चुके हैं। देखिए बहन, जो बात आप जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनते हैं,
सायरा बीबी देखिए कि मसला हम ये कि बड़े जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, बात आप तो करना चाह रही है पाकिस्तान को ना, इस हाल जो तक आप पहुंचाया जो किसने? आप बात कर रही हैं ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं। Saira, we have to give Saira, she speaks her mind. मैं इसी बात पे ख़त्म कर दूँ। आज हमने कल पूरा प्रोग्राम इसी इशू पे किया था और आज हमें नहीं तब पता था कि आज बेंच भी बन जाएगा और कल चीज़ होगी। आई थिंक ये बड़ा ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट केस होगा और जो बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे तो शायद ये 6-3 का फैसला हमें लगता है क्या होगा, क्या इसकी एक्सेप्टेंस होगी, क्या इसका रिएक्शन होगा। 9 मई से पहले बहुत से अंदाजे और थे जो 9 मई हुई और बड़े अंदाजे बदल गए और बड़े हालात बदल गए। ये फैसला भी एक और किस्म का एक मई का कुछ चीज़ बन सकती है अगर इसका जो भी फैसला हुआ, और ख़ास तौर पे अगर ये हुआ कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और थिंग्स कैन गो एनी विच वे। देखना अब ये है कि ये थिंग्स आर दे गोइंग दिस वे और दे गो साउथ। लेट्स होप दे डोंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।